कुछ टेक्निकल शब्द जब समाज में प्रचलित हो जाते हैं तो कई बार उनकी गलत तरीके से व्याख्या शुरू हो जाती है। इन्हीं में से एक शब्द है डिप्रेशन। दरअसल सामान्य शब्दावली में डिप्रेशन को ये लिया जाता है कि किसी कारण से व्यक्ति उदास हो गया तो वो डिप्रेस्ड हो गया, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए और इस बात को मैं बहुत जोर देकर कहना चाहता हूँ कि डिप्रेशन एक बीमारी भी होती है और ये बीमारी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक वो जिसमें आंतरिक कारणों से किसी को डिप्रेशन होता है, बल्कि और खुलकर कहा जाए तो कहना चाहिए कुछ रासायनिक परिवर्तन किसी के अंदर होते हैं और उसके तहत व्यक्ति डिप्रेस्ड हो जाता है। अब इस बीमारी का कारण अगर हम बाहर खोजेंगे तो बाहर कोई कारण नहीं मिलेंगे। ऐसा कई बार देखने में आता है कि कुछ लोग जब शीतकालीन समय आता है तो वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं महीने 2 महीने, और जब समय बदल जाता है तो उनका डिप्रेशन ठीक हो जाता है। तो सबसे पहली बात ये समझने की है कि डिप्रेशन एक बीमारी है जो कई बार आंतरिक रासायनिक परिवर्तन के कारण होती है और उसमें साइकोट्रॉपिक मेडिसिन यानी दवाएं लेनी पड़ती हैं तभी उसका उपचार हो सकता है। हाँ, दूसरी जो कोटि है डिप्रेशन की वो बाह्य कारणों के तहत भी होता है, जिसको रिएक्टिव डिप्रेशन कहते हैं कि जो घटनाक्रम जिंदगी में घटते हैं उनके फलस्वरूप, उनके रिएक्शन के रूप में व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाता है। तो जब इन बाह्य कारणों से होता है तो इसमें काउंसलिंग का ज़्यादा रोल होता है, यानी इसको काउंसलिंग के आधार पर मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर आंतरिक कारणों से हुआ है, रासायनिक परिवर्तन के आधार पर हुआ है, तो उसमें दवाओं की आवश्यकता पड़ती है और उसमें बाह्य कारणों का रोल लगभग नगण्य होता है। दूसरी बात ये कि छोटे मोटे दिनचर्या में आने वाले कारणों से जो होता है उसको डिप्रेशन शब्द नहीं बोलना चाहिए। डिप्रेशन कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे कोई घटनाक्रम घटा किसी के जीवन में, उससे व्यक्ति में तनाव हुआ, वो तनाव अंदर दुश्चिंता, घबराहट को जन्म देता है और ये घबराहट ही धीरे धीरे परिवर्तित होकर के डिप्रेशन, उदासी में तब्दील हो जाती है। अब अगर किसी को डिप्रेशन हो गया है तो इसको इस तरीके से आप जान सकते हैं कि उसके दिनचर्या में फर्क आने लगेगा, उसकी दिनचर्या थोड़ी बदल जाएगी। इसीलिए सबसे पहले काउंसलिंग में ये स्टेप भी सुझाया जाता है कि उसकी दिनचर्या को नियमित करें। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि व्यक्ति का उदासी में कोई भी कार्य करने का मन नहीं होता, बल्कि उसे ठीक से ऐसे समझा जाए कि भाव, विचार, कर्म ये तीनों नीचे तल पे आ जाते हैं। यानी जो भाव होगा वो बिल्कुल निगेटिव होगा, नीचे होगा, खुशी का भाव नहीं होगा। दूसरा, जो विचार होंगे वो सब निषेधात्मक होंगे और कार्य करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होगी। तो इसमें सुझाव दिया जाता है, क्योंकि नित्य नैमित्तिक क्रियाएं भी ऐसा व्यक्ति करने में कतराता है, तो उसको स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि नित्य नैमित्तिक क्रियाएं जरूर करनी है। उसका तरीका ये है कि जो ही वो एक क्रिया करता है तो उसके मन में भाव जगता है कि अरे ये तो मैंने कर लिया, तो फीडबैक यानी उसकी प्रतिपुष्टि मिलती है, जिसके तहत वो दूसरा कार्य करने के लिए भी अपने आप उसको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो इसमें 2 सुझाव दिए जाते हैं। एक सुझाव तो ये दिया जाता है कि जब डिप्रेशन हो गया है तो आप अपनी दिनचर्या को सक्रिय रूप से निभाएं। 2 डोंट्स हैं और एक डू है। पहला डोंट ये है कि जब तक सोना न हो लेटे नहीं, डोंट लाई डाउन अनलेस यू हैव टू स्लीप। और दूसरा डोंट ये है कि डोंट डू आर्म चेयर थिंकिंग, एकांत बैठ के सोचे नहीं, क्योंकि दोनों स्थितियां उदासी के स्तर को बढ़ाती हैं। दूसरी बात यह है कि प्रायः किन लोगों को ये जो रिएक्टिव डिप्रेशन होता है, यानी बाह्य कारणों से किन लोगों को डिप्रेशन होता है, तो उसमें ये देखने में आया है कि ये प्रायः उन्हीं लोगों को होता है जिनके जीवन में जो मुख्य 2 स्रोत हैं ये सूखे हुए होते हैं। और ये 2 स्रोत क्या हैं? एक स्रोत है किसी ऐसे व्यक्ति का आपके जीवन में होना
जिससे मन की सारी बात आप शेयर कर सकें, साझा कर सकें। और दूसरा स्रोत है कोई क्रियात्मक शौक, कोई एक्टिव हॉबी का होना, क्योंकि ये दो स्रोत आपके जीवन में एक तरह से रस घोलते हैं। और अगर ये दोनों स्रोत किसी के सूखे हैं तो कहना चाहिए कि वो व्यक्ति प्रोन है उदासी के लिए। अब ये भी देखने में आता है कि उदास व्यक्ति यानी डिप्रेशन से ग्रस्त व्यक्ति सुसाइड भी कर लेता है। और ये सुसाइड जब कोई चर्चित व्यक्ति करता है तो हम तरह तरह से सीधे साधे कारण खोजने लग जाते हैं, जो कि इतना सरल नहीं है। मानव मन इतना जटिल है कि उसको सीधे सीधे इससे जोड़ना कि ऐसी घटना घटी, इसके तहत ऐसा होगा, ये बहुत सरलीकरण है। ये काफी जटिल प्रक्रिया होती है और किसी की मनोदशा को समझ पाना अति कठिन है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति सुसाइडल है तो इसमें 2-3 बातें समझने लायक हैं। एक तो ये कि जब व्यक्ति सुसाइडल होता है तो उसकी जीवन शैली में परिवर्तन आ जाता है। इसको इस तरह से कहा जा सकता है, अगर बहिर्मुखी व्यक्ति है तो वो थोड़ा अंतर्मुखी हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और अगर अंतर्मुखी इंट्रोवर्टेड व्यक्ति है तो थोड़ा बहिर्मुखी हो जाएगा और थोड़ा सूडो फिलोसॉफिकल बातें करने लगेगा, जैसे कि जीवन में क्या रखा है और जीवन का क्या अर्थ है। तो ये कुछ संकेत होते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति सुसाइडल है, इसे खतरा है। तो इसमें एक सुझाव यह दिया जाता है कि जब ऐसा हो तो उस व्यक्ति को ज्ञान न दें, उस व्यक्ति की काउंसलिंग करने के फेर में न पड़ें, उस व्यक्ति के साथ थोड़ा बहें। और ये कार्य हम सब जानते हैं कि एक दोस्त ही कर सकता है। सिगमंड फ्रॉइड ने एक बड़ी अच्छा स्टेटमेंट बोला है कि वर्क एंड लव, दीज आर द बेसिक्स, विदाउट देम देयर इज न्यूरोसिस। यानी कि जीवन में आपके काम हो, क्योंकि जो काम है वो ऐसा जोड़क तत्व है जो आपके व्यक्तित्व के अवयवों को एकजुट रखता है। वर्क इज द साइकोलॉजिकल ग्लू दैट होल्ड्स ए मैन टुगेदर। दूसरी बात यह है कि अगर स्नेह तत्व का अभाव हो जाता है जीवन में तो जाहिर तौर पे जीवन बहुत रूखा हो जाता है। और फिर छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी बातें भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने लगती हैं, क्योंकि वो अति संवेदनशील हो जाता है। एक बात यहाँ और कहने लायक है कि डिप्रेशन जब किसी को गंभीर रूप में होता है, यानी सीवियर डिप्रेशन होता है, उस समय व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता। ये बड़ी समझने लायक बात है। उसका कारण ये है क्योंकि आत्महत्या एक एक्ट है, ये कार्य हमेशा एक योजना बना के होता है। तो जब थोड़ी उदासी ठीक हो चुकी होती है, यानी डिप्रेशन नाम की डिजीज जब थोड़ी सी इम्प्रूव कर जाती है, तब व्यक्ति के सुसाइडल होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि सुसाइड है ना एक्ट। और इसमें यह भी बात बोली जाती है कि सुसाइड इज ए लास्ट क्राई फॉर हेल्प। एक तरीके से कोई इंसान अपने जीवन को समाप्त कर रहा है तो यूं ही नहीं समाप्त कर दे रहा, वो उस स्थिति में ऐसा पा रहा है कि शायद अब कोई रास्ता बचा ही नहीं, इसीलिए उसने ये रास्ता चुना है। तो उस समय अगर कोई उसको सुन ले, कोई उसको पूरी तौर पे उसका साथ दे दे, उसके साथ हो ले, कुछ पल ठीक से उसके साथ गुजार दे, तो शायद ये स्थिति टल सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुसाइड का एक टेम्पोरल लिमिट होती है, यानी एक समय होता है जिसमें व्यक्ति सुसाइडल होता है। अगर वो समय टल जाए तो सुसाइड एवर्ट की जा सकती है, सुसाइड से पूरी तौर पे बचा जा सकता है। इसमें मुझे एक घटना याद आ रही है। विक्टर फ्रैंकल एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, वो नाजी कैंप के सर्वाइवर हैं। तो उनका फ़ोन हमेशा ऑन रहता था और लोगों की मदद किया करते थे, और कई सुसाइड्स को उन्होंने एवर्ट किया। तो उनके मन में आया कि वो ये पता करें कि उनकी कौन सी बात लोगों को प्रभावित करती है। तो एक महिला को फ़ोन किया और उससे पूछा कि आपने रात में मुझे फ़ोन किया था और मैंने आपकी काउंसलिंग की थी और आपने बताया था कि सुसाइड एवर्ट हो गई, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी कौन सी बात प्रभावित की थी। उस महिला ने जवाब दिया, नन ऑफ दोज थिंग्स व्हाट यू टोल्ड दैट डे। आपने जो भी उस दिन बताया था मुझे कोई बात अपील नहीं करी थी। विक्टर फ्रैंकल हैरान हुए और उन्होंने कहा कि फिर सुसाइड कैसे एवर्ट हो गई। तो उस लेडी का कहना था, जी वो इस
वजह से द वेरी फीलिंग दैट देयर इज एटलीस्ट वन पर्सन इन द वर्ल्ड हु कैन लिसन मी थॉरोली चेंज माई मेंटल स्टेट। यानी मात्र ये एहसास कि दुनिया में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा है जो मुझे पूरे तौर पे सुन सकता है, इस एहसास ने मेरी मनोदशा को बदल दिया। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि व्यक्ति को सुना जाए, समझा जाए और उस समय ज्ञान देने से पूरी तौर पे बचा जाए। और ऐसा कार्य एक दोस्त ही बहुत अच्छे से कर सकता है। अंततः मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वो ये कि डिप्रेशन या उदासी एक लेवल तक माइल्ड जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। बात थोड़ी अटपटी लग सकती है कहने में, लेकिन ये सत्य है। अपने पूरे भारतीय वाङ्मय में इस बात का जोर दिया गया है कि उदासीन रहना एक आपके जीवन के आकलन करने में बड़े सहायक होती है। क्योंकि जब थोड़ा उदासीन होते हैं, थोड़ा डिप्रेस्ड होते हैं, वस्तुतः तभी आप अपने सबसे ज़्यादा सन्निकट होते हैं। क्योंकि प्रायः जीवन में या तो आप उत्तेजित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, या रेस्टलेस होते हैं, बेचैन होते हैं, या एंग्सस होते हैं। बहुत कम समय ऐसा आता है जब आप शांत होते हैं। और माइल्ड नेचर की उदासी, डिप्रेशन दरअसल आपको शांत कर देती है, और वो शांत दशा आपको अवसर देती है कि आप अंदर झांकें, इंट्रास्पेक्ट करें। लेकिन मित्रों, इस बात को मैं फिर दोहराना चाहूँगा, ऐसा अचानक हो नहीं पाएगा। ऐसा तभी होगा जब आप इंट्रास्पेक्शन की आदत डाल लें। और वो आदत कैसे बनेगी कि रोज कम से कम 10 मिनट प्रतिदिन शांत बैठने का अभ्यास बनाएं। उस शांत बैठने में एक सहयोगी क्रिया है जो सुझाव दे दी जाती है कि आप डीप ब्रीदिंग करें, आती जाती श्वास को देखें। शुरू में 5 मिनट ही करें, काफ़ी है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी अंदर झांकने की टेंडेंसी, प्रवृत्ति बन जाती है। और ये प्रवृत्ति आगे चल के जो भी आपके मन में भाव विचार चल रहे होते हैं उनको देखने में मदद करती है। इसको एक उपमा से समझा जा सकता है। जैसे हम सब सांस लेते हैं, ब्रीदिंग चलती रहती है, लेकिन हम सब हमेशा चेतन नहीं रहते, कॉन्शस नहीं रहते कि हमारी ब्रीदिंग चल रही कि नहीं। लेकिन ठीक इसी भांति हमारे मन में क्या भाव विचार चल रहे हैं, अगर इसके प्रति हम सचेत नहीं हैं तो यही भाव विचार हमें डिप्रेशन में धकेल देते हैं। अतः हमें अपने भाव विचारों के संपर्क में रहना सीखना होगा। और ये भाव विचारों के संपर्क में रहना तभी आ सकता है जब आप नित्य शांत रहने का अभ्यास करें। तो ये एक शायद सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है कि रोज 5 या 10 मिनट शांत बैठने का और आत्मचिंतन करने का अभ्यास बनाएं, जो कि आपके जीवन में धीरे धीरे गुणवत्ता ला देगा। कारण ये है क्योंकि फिर आप अपने को समझने लगते हैं, और जब आप अपने को धीरे धीरे समझने लगते हैं, आपका रिश्ता अपने से बहुत अच्छा बन जाता है। तो बाह्य जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उसमें फिर आपकी प्रतिक्रिया गैर अनुपातिक नहीं होती। यानी बाह्य जीवन की घटनाओं में आप बहुत बड़ी प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि आप देख पाते हैं कि हमारे मन में भी ये चीज़ें घट रही हैं, भाव विचार आ रहे हैं। तो थोड़ा आप सहज होने लगते हैं और राष्ट्र और समाज के प्रति या समाज की विषमताओं के प्रति आपकी स्वीकार्यता बढ़ जाती है और आपका जीवन सहज रूप से चलने लगता है। धन्यवाद।